हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे रेरा एक्ट, दैट इज द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, द रेरा एक्ट इज नोन एज रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. So this act was enacted by Indian Parliament with the aim of bringing transparency, accountability in real estate sector of India. Coming to the scope and objective, so RERA provides transparency. RERA aims to bring transparency and accountability in the real estate and housing transaction. Grievance redressal. RERA established state-level regulatory authority and appellate tribunal to address grievance and disputes. RERA क्या करता है? RERA establish करता है state level regulatory authority. जैसे state level regulatory authority हर state की अपना RERA है. जैसे मध्य प्रदेश RERA है, महाराष्ट्र RERA है, दिल्ली का RERA है, और मोर इम्पोर्टेंटली फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, दिल्ली का जो RERA है उनके चेयरमैन इज आनंद कुमार IAS. और ये एपेलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करता है. तो जो भी ग्रीवियंस और डिस्प्यूट होते हैं रेरा के डिपार्टमेंट में, रेरा से रिलेटेड रेरा के सेक्टर में, ये उन चीजों को कंसिडर करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, उन डिस्प्यूट्स को. नेक्स्ट इज बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. इट एम्पावर्स एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ होम बायर्स. तो रेरा मेक श्योर करता है कि जो भी इंडिविजुअल घर खरीद रहा है, अगर वो घर रजिस्टर्ड है रेरा एक्ट के अंदर, तो they are dealing in the fair transaction. So eventually it's going to boost the domestic and foreign investments. Next is quality of construction. RERA ensures that the quality of construction meets the standard given in the agreement. RERA ensures करता है कि जो भी quality of construction agreement में बताया था कि हम ऐसा ही construction provide करेंगे, वो उस quality of level को match करे. And if there are any defects, then the builder is going to be responsible to rectify those defects. Next is regulating real estate agent. RERA brings real estate agent under it and makes it compulsory for them to register. तो RERA make sure करता है कि जो भी real estate agents है वो अपने आप को RERA के अंदर registered करवाए. अगर वो registered कराएंगे तो professionalism maintain होएगा, fair trade maintain रहेगा. So it's important for them to register themselves under the RERA. Now coming to the important definitions and relevant provisions. So first one is the allotee. Allotee को 2D में डिफाइन किया गया है. allotee कौन है? जिसको बिल्डिंग और अपार्टमेंट सोल्ड किया गया है, अलॉट किया गया है. सेकेंड इज कारपेट एरिया. कारपेट एरिया को 2K में डिफाइन किया गया है. कारपेट एरिया क्या है? जो भी स्पेस होगा ना लैंड का, उसको कारपेट एरिया बोलते हैं. उसको नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ अपार्टमेंट भी बोलते हैं. और रेफरेंस के लिए मैं एक पिक लगा रही हूँ, आप देख लीजिए. थर्ड वन इज द प्रमोटर, जो कि 2ZK में डिफाइन किया गया है. प्रमोटर इज गोइंग टू बी अ पर्सन हु इज द बिल्डर, हु इज द कॉन्ट्रैक्टर और हु इज द रियल स्टेट डेवलपर, जो कंस्ट्रक्ट करता है, कन्वर्ट करता है बिल्डिंग को अपार्टमेंट में. Now coming to the fund management, so this is one of the most important provisions of the RERA Act, and which says that promoter developer are required to compulsory maintain a separate escrow bank account for each project. देखो साधारण भाषा में ये बोल रहा है कि जो प्रमोटर है, जो डेवलपर है, वो उसके ऊपर एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है कि वो हर एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाए हर एक प्रोजेक्ट के लिए. अब जैसे पहले क्या होता था कि जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक प्रमोटर हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट को बिल्ड किया है, तो अब जहां से मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए थे, वो पैसे मैं कहीं और यूज कर रहा हूँ. फिर दूसरी जगह से पैसे लिए, वो पैसे मैं कहीं और यूज कर रहा हूँ. तो फेयर डीलिंग नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं फेयर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को और एक रिकॉर्ड सिस्टम रखने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है. अब जो प्रमोटर है वो डिक्लेरेशन भी देगा कि हाँ भाई, मैं अपना अकाउंट है ना जो वो ऑडिट कराऊंगा CA से 6 महीने में, आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. तो ये सब चीजें क्या इंश्योर करेंगी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे. अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले बंदा पैसे मांगता ही रहता था. अब जो जिस बंदे ने प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए उसे पता ही नहीं है कि वो पैसे जा कर रहे हैं. तो इस ऑडिटिंग से और ये सेपरेट बैंक अकाउंट से एक ट्रांजेक्शन, एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होगा कि मनी फ्लो कैसे हो रहा है मार्केट में, कैसे वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो रहा है. Now coming to the promoter duties and functions. So promoter has some very important duties and functions to be followed. So first is the project registration. अब promoter का ये ड्यूटी है कि जो भी वो प्रोजेक्ट बना रहा है उसको रजिस्टर कराए स्टेट रेरा के साथ.
उसको बेचने से पहले, और सेलिंग इट टू एनी अदर पर्सन. Adhere to project detail. A promoter must provide accurate detail information about the project. अब प्रमोटर की ड्यूटी ये भी है कि वो लैंड के स्टेटस के बारे में बताए, शेड्यूल फॉर कंप्लीशन बताए कि भाई कब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन. Structural defects. If there are any structural defects, poor work quality within 5 years of possession, then the promoter is liable to rectify these issues at no extra cost to the buyer. अगर कोई भी डिफेक्ट्स है जो भी प्रोजेक्ट में बनता है 5 साल के अंदर अंदर उसमें कोई डिफेक्ट्स है, तो ये प्रमोटर की लाइबिलिटी होगी कि वो उन डिफेक्ट्स को रिकरेक्ट करे और वो उन करेक्शन के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा. ट्रांसफर ऑफ टाइटल. Promoter must transfer the title and the undivided share of land to the association of buyers as per the laws within agreed time. No false advertisement. Promoter are prohibited from advertisement or marketing the project based on false information or promise that are not delivered upon. He should not involve in false advertisement, obviously. Submission of document. Promoter are required to submit document include commencement certificate, legal title of promoter, other relevant document prescribed by state RERA. प्रमोटर की ड्यूटी है कि वो टाइटल को ट्रांसफर करे, वो कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, वो ये सब नहीं बोल सकता जो चीज वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकता. उसको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, कमर्समेंट सर्टिफिकेट, लीगल टाइटल. और नाउ एज अ प्रमोटर मुझे एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी जब मेरा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रेरा के साथ, और फिर मुझे मिलेगा एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जिस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए और कम्युनिकेशन विद द पार्टी. कमिंग टू द सब हेडिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है. रजिस्ट्रेशन के 4 सेक्शन है, सेक्शन 4, 5, 6 और 7. अब सेक्शन 4 ये कह रहा है कि अब प्रमोटर है ना, वो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा अथॉरिटी को, और जब वो अथॉरिटी को अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. क्या इन्फॉर्मेशन? वो बताएगा कि मेरे प्रोजेक्ट का कारपेट एरिया कितना है, मेरा सैंक्शन प्लान क्या है, मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च क्या है और लीगल टाइटल ऑफ लैंड. और वो ये सब चीजें भी बताएगा कि अब तक उसने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं. सेक्शन 5 ये कहता है कि अथॉरिटी अब ग्रांट करेगी रजिस्ट्रेशन टू प्रमोटर. अब ये अथॉरिटी की मर्जी है, अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि उनको अप्रूव करना है रजिस्ट्रेशन को या रिजेक्ट करना है. सो दिस डिसाइडिंग पीरियड इज गोइंग टू बी 30 days ओनली. नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन 6, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड तभी हो सकता है, वो भी 1 साल के लिए, थ्रू फोर्से मेजोरे कंडीशंस, लाइक अगर कोई फ्लड आ जाता है तो तभी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो सकता है. कमिंग टू सेक्शन 7, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन दे सकती है तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है, वेव ऑफ भी कर सकती है. वो कैंसिलेशन के सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? अगर उनको फील होता है कि जो प्रमोटर है वो कोई फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व है, या वो वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन कर रहा है, कोई ही इज बीइंग द ऑफेंडर ऑफ सम प्रोविजंस, और वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर रहा है. So thank you, that's all for RERA, and I hope my notes are useful for you and you understand this topic. So bye bye, take care.